आज़ादी के जो हमारा संघर्ष रहा है, हम अक्सर उसमें एक नैरेटिव देखते हैं, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। लेकिन ये बुक पढ़ के आपको लगेगा कि शायद आज़ादी ऐसे नहीं मिली थी, बहुत से लोगों को फांसी हुई। ऐसे कई लोग जो 18-19 साल की उम्र फांसी पर लटक गए और जिनके नाम उतने प्रोमिनेंटली नहीं लिए जाते। तो एक वो नैरेटिव जो बहुत सी जनरेशन्स ने देखा समझा कि हमने शांतिपूर्वक तरीक़ों से आज़ादी ली, बिना खड़क बिना ढाल। अब जब हम ये बुक देखते हैं कि इतने रेवोल्यूशनरी स्टेज उन्होंने बहुत से मर्डर्स प्लान करे ब्रिटिशर्स के, बहुत से बॉम्ब ब्लास्ट प्लान करे, ये कॉन्ट्रास्ट जब आपने देखा तो आपको क्या लगा हमारे आज़ादी के जो इतिहास लिखा गया उस वक्त? तो लोगों के जो कंट्रीब्यूशन था हमारे फ्रीडम फाइटर्स का, वो कहीं ना कहीं लोगों द्वारा भुला दिया गया। हम भगत सिंह के बारे में तो जानते हैं, लेकिन हम मनमथनाथ गुप्ता के बारे में नहीं जानते। हम राम प्रसाद बिस्मिल का तो जानते हैं, लेकिन रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी के बारे में नहीं जानते। हम सचिननाथ सन्याल के बारे में नहीं जानते। हम उलास्कर दत्त के बारे में नहीं जानते कि आज के टाइम में अगर देश की पॉपुलेशन कुछ 40 मिलियंस है या जितनी भी है पॉपुलेशन, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ इंडियन सोल्जर्स की वजह से वो ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे हैं राइट आज के टाइम में। लेकिन 1945 के आईने ट्रायल इतना ज़्यादा लोगों तक पहुँच गया कि उनको रियलाइज़ हुआ कि अब वो इंडियन सोल्जर्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। और ब्रिटिश हमेशा एक चीज़ से जो डरते थे वो थी म्यूटिनी, क्योंकि 1857 में बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स, उनकी फैमिलीज मारी गई। तो उनको ये लगता था कि अगर इस बार म्यूटिनी हुई तो शायद 1857 में तो हमने इंडिया को किसी तरीके से बचा लिया था, इस बार से हमारे लिए बचना मुश्किल होगा। तो जब उनको ये लगा कि इंडियन सोल्जर्स को अब ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप उनके ऑफिसर के ऊपर ट्रायल चला रहे हो, लोगों तक बातें पहुंच रही हैं, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि अब इंडिया छोड़ने में ही उनकी भलाई है। और वही चीज़ हुई। जैसे आईने ट्रायल ख़त्म हुआ, उस ट्रायल का इतना ज़्यादा इफेक्ट था कि तुरंत नेवी, जो उनके करीबन 1000 सोल्जर्स थे, उन्होंने म्यूटिनी कर दी जी। और वो म्यूटिनी के बाद उन्होंने तुरंत फिर बाकी चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हुई और करते करते 2 साल बाद हमें आज़ादी मिली। इनफैक्ट मदन लाल ढींगरा का जो भी स्टेटमेंट उस ट्रायल में हुआ या फिर जो भी प्रोसीडिंग थी, वो प्रोसीडिंग सीक्रेट रखी गई। उन्हें ना तो मीडिया में पब्लिश किया गया और ना ही पब्लिक रिकॉर्ड का पार्ट बनाया गया, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को मालूम था कि अगर मदन लाल ढींगरा जो है हीरो बने, क्योंकि मदन लाल ढींगरा इस ट्रायल के थ्रू अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। वो जानते थे कि अगर ब्रिटिश सॉइल पे इस तरीके का चीज़ें होती हैं तो उसका मैसेज इंडिया तक जाएगा, लोगों को समझ में आएगा कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सारी चीज़ों से डरती थी। उन्होंने सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो क्लासीफाई कर दिए, इसलिए हमें बहुत टाइम तक हमें इनके ट्रायल के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी। और मदन लाल ढींगरा को इवेंचुअली उन्होंने फांसी पे लटका दिया। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है एक बार फिर से सबका किताबी बातों में, एक पॉडकास्ट जहां हम प्रयास करते हैं भारत को और दुनिया को समझने का किताबों के माध्यम से। दोस्तों, आज बात करेंगे हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की। यह एक बहुत क्लीशेड टॉपिक, जब भी हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं स्वतंत्रता संग्राम पर, बहुत से टीवी शोज बन चुके हैं, फिल्में बन चुकी हैं, तो अब नया क्या है। लेकिन आज हम एक ऐसी किताब की चर्चा करेंगे जिसने आज़ादी के संघर्ष को एक बिल्कुल नए एंगल से देखने का एक बहुत सफल प्रयास किया है। जब भी हम बात करते हैं आज़ादी की, आज़ादी के संघर्ष की, हम बात करते हैं जेल की, क्रांतिकारियों की, नारेबाजी, इन सब चीज़ों की। एक और जो मैं कहूँगा कि युद्ध लड़ा गया था, वो लड़ा गया था कोर्ट रूप में। जी हाँ, जब हम बात करते हैं एवोल्यूशनरीज की, हम बात करते हैं ब्रिटिश रूल की, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था बहुत से ट्रायल्स जो ब्रिटिश कोर्ट्स में हुए, जहां हमारे क्रांतिकारियों को और ज़्यादातर को सही न्याय नहीं मिला, और वो आज़ादी के संघर्ष का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बने। एक ऐसा पहलू जो दुर्भाग्यवश अभी तक जिसको प्रोमिनेंस इंपॉर्टेंस नहीं मिली थी, लेकिन ये किताब फ्रीडम ऑन ट्रायल 12 केसेस दैट शेप्ड इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जो लिखी है लॉयर आकाश वाजपेयी जी ने, इस पहलू को सामने लाती है। मैंने इस बुक को हाल ही में पढ़ा है। मेरे विचार में वन ऑफ द बेस्ट बुक्स जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में लिखी गई। रूपा पब्लिकेशंस से प्रकाशित ये बुक है। इसका प्राइस है 595। और मैं कहूँगा कि आज़ादी को समझना चाहते हैं, संघर्ष को समझना चाहते हैं, तो जो एक बहुत बड़ा मिसिंग पहलू है वो कवर करती है ये बुक। चलिए आकाश जी से बात करते हैं इस किताब के बारे में और आज़ादी के संघर्ष के बारे में। आकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका किताब। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो आकाश, आप पेशे से एक लॉयर हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, और लॉ रिलेटेड बुक्स लिखना कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं होती लॉयर्स के लिए। आपने लॉ के साथ साथ हिस्ट्री को कवर करा, और जैसा मैंने कहा कि ऐसा पहलू जो आज तक शायद उसको डिटेल में कवर नहीं किया गया। ये बुक लिखने का इंस्पिरेशन, आइडिया कहाँ से आया? 1922 में मेरी मुलाकात अशोक मेहता जी से हुई,
जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, सीनियर एडवोकेट इज ऑल्सो देयर। वहाँ पे हमारा जब डिस्कशन हो रहा था तो उनका एक आइडिया था कि आकाश, अगर आप इस पे काम कर सकते हो, कि बहुत सारे ट्रायल्स ऐसे हैं जो कि अपने टाइम में बहुत ही प्रचलित थे, बहुत ही फेमस थे, लेकिन आज़ादी के बाद लोगों ने भूल से खेल गया। जैसे कि आईएनए के ट्रायल हुआ, ट्रायल ऑफ भगत सिंह हो गया, काकोरी केस का ट्रायल हो गया। तो आप कोशिश करो कि एक बुक लिखने की जिसमें आप ये सारे ट्रायल जो है वो एक साथ, थोड़ा काम डिफिकल्ट था लेकिन आइडिया इंटरेस्टिंग था। तो वो आइडिया डेवलप होते 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 सबसे पहले जो डिफिकल्ट काम था कि मटेरियल कहाँ से मिलेगा। जी। तो थोड़ी एफर्ट लगी, थोड़ा रिसर्च किया, करते करते जब हमें लगा कि हाँ ऑलमोस्ट एक अच्छे खासे हमें ट्रायल्स के रिकॉर्ड्स मिल गए हैं, ओरिजिनल सोर्सेज, तो फिर हमने फिर उसको डेवलप करना शुरू किया। और करते करते ऐसे मैंने 12 ट्रायल्स निकाले जो कि एक तरीके से इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को उन्होंने शेप दी। जी। उनका बड़ा इंपॉर्टेंट पोजीशन रही है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं मासेस तक जो एक्यूज थे, जिनके ऊपर एलिगेशन थे कि आपने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठाई है, जी। जिनके ऊपर सिडिशन के चार्ज लगे थे, वो जनता से कम्युनिकेट करना चाहते थे। और उनको लगा कि ये ट्रायल ही वो एक स्टेज है जिससे वो अपनी चीज़ों को मासेस तक पहुंचा सकते हैं। तो फिर हमने इन ट्रायल्स को हमने किया और इसका नाम फ्रीडम ऑन ट्रायल रखा, और फिर चीज़ें आगे बढ़ी उस पर। जी। तो जब हम ट्रायल्स की बात करते हैं आज़ादी के कॉन्टेक्स्ट में, तो जो बहुत लिमिटेड नॉलेज में देख लूँ पब्लिक के आमतौर पर शहीद भगत सिंह का ट्रायल या आईएनए के जो रेड फोर्ट ट्रायल्स जिन्हें कहते हैं, जी। आपको क्या लगता है क्या वजह रही होगी कि इतने सालों बाद हम एक ऐसी पहली बुक देख रहे हैं जो बहुत सारे ट्रायल्स को कवर करती है डिटेल में? इतना समय क्यों लगा इस इंफॉर्मेशन को आने में? मुझे लगता है शायद ओरिजिनल सोर्स की कमी रही होगी, जी। क्योंकि ट्रायल रिकॉर्ड्स ये जनरली होता क्या है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड्स तो आपको इजीली मिल जाते हैं, जी। लेकिन ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड, वो भी पुराने टाइम के 47 से पहले, मिलना बड़ा मुश्किल होता है। ओके। तो शायद एक वो डिफिकल्टी रही होगी टच करने की। और हमने देखा है कि जब भी हमारी फ्रीडम स्ट्रगल की बात होती है, मॉडर्न हिस्टोरियन जो है वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ज़्यादा बताते हैं। जी। लेकिन मेरा ये था कि अगर इस चीज़ को, फ्रीडम मूवमेंट को हम ट्रायल के माध्यम से अगर बताएं लोगों को, एक लॉयर्स के पर्सपेक्टिव से, तो वो एक नया एस्पेक्ट होगा, एक नई कोशिश होगी। तो मैंने फिर उस पे खोजना शुरू किया। फॉर्चुनेटली इंडियन आर्काइव की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन आ गई अभिलेखा.com से, तो मेरा काम काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि मुझे बहुत सारे ओरिजिनल ट्रायल रिकॉर्ड जो हैं उन वेबसाइट से मुझे मिल गए। तो थैंकफुली जैसे ये चीज़ें आई, वैसे वैसे फिर आगे बढ़ती गई और फाइनली ये बुक का शेप लिया। जी। तो जब हम अगेन हम अगर बात करें हिस्ट्री की, तो हम आज़ादी के जो हमारा संघर्ष रहा है, हम अक्सर उसमें एक नैरेटिव देखते हैं, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। लेकिन ये बुक पढ़ के आपको लगेगा कि शायद आज़ादी ऐसे नहीं मिली थी, बहुत से लोगों को फांसी हुई। ऐसे कई लोग जो 18-19 साल की उम्र में फांसी पर लटक गए और जिनके नाम उतने प्रोमिनेंटली नहीं लिए जाते। तो एक वो नैरेटिव जो बहुत सी जनरेशन्स ने देखा समझा कि हमने शांतिपूर्वक तरीकों से आज़ादी ली, बिना खड़क बिना ढाल। अब जब हम ये बुक देखते हैं कि इतने रेवोल्यूशनरी स्टेज उन्होंने बहुत से मर्डर्स प्लान करे ब्रिटिशर्स के, बहुत से बॉम्ब ब्लास्ट प्लान करे। ये कॉन्ट्रास्ट जब आपने देखा तो आपको क्या लगा हमारे आज़ादी के जो इतिहास लिखा गया उस वक़्त? मुझे था कि चूंकि मैंने कहा कि ट्रायल रिकॉर्ड्स इजीली अवेलेबल नहीं थे, तो लोगों के जो कंट्रीब्यूशन था हमारे फ्रीडम फाइटर्स का, वो कहीं ना कहीं लोगों द्वारा भुला दिया गया। हम भगत सिंह के बारे में तो जानते हैं, लेकिन हम मनमथ नाथ गुप्ता के बारे में नहीं जानते। हम राम प्रसाद बिस्मिल का तो जानते हैं, लेकिन रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी के बारे में नहीं जानते। हम सचिन नाथ सन्याल के बारे में नहीं जानते। हम उलास्कर दत्त के बारे में नहीं जानते। तो ये ट्रायल एक तरीके से कहीं ना कहीं, एक तरीके से इनकी बायोग्राफी भी है। जी। अगर अगर देखा जाए फ्रीडम फाइटर्स की, उन्होंने मोस्ट ऑफ द ट्रायल ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने कहा कि हमें लॉयर की जरूरत नहीं है, हम डिफेंड नहीं करेंगे अपने आप को, हमारा सिर्फ पर्पस एक था, लोगों को जगाना, और इस ट्रायल के माध्यम से वही कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल भगत सिंह का जो सबसे फेमस ट्रायल है, भगत सिंह चाहते तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के बाद जो सेंट्रल असेंबली बम केस था, वहां पे वो इजिली निकल सकते थे। Right. इवन चंद्रशेखर आजाद और बाकी लोगों ने उनको बोला भी कि आपका पर्पस है सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना, वहां से करके वापस आ जाइए। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, अब टाइम आ गया है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, और हम क्या लोगों से चाहते हैं ये पहुंचे। और ट्रायल इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां से हम चीजों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सिमिलरली उधम सिंह, जी। उधम सिंह 1940 में गए। सबको मालूम है कि जालियांवाला बाग जो था वो इंसिडेंट था। हम जानते हैं कि जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई, लेकिन जनरल डायर को ये मोटिवेशन मिला कहाँ से, ये ऑर्डर मिले कहाँ से? तो उस समय माइकल ओ डॉयर करके लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे पंजाब के। उन्होंने जैसे ही उनको ये पता चला कि जनरल डायर ने चीज की है, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत अच्छा किया है, एक टेलीग्राम भेजा।
ये चीजें लोगों को नहीं पता थी। जी। जब उधम सिंह की नॉलेज में ये सारी चीजें आई तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे इसका रिवेंज लेना है। ही वेंट टू लंदन ऑल द वे, उनके माइंड में सिर्फ एक यही था कि मुझे यही करना है। 1940 में गए, उन्होंने वहां पे उनका असैसिनेशन किया, उनका मर्डर किया, और उसके बाद जब ट्रायल शुरू हुआ, ओल्ड बेली करके क्रिमिनल कोर्ट होती है, वहां पे शुरू किया ट्रायल हुआ, तो उन्होंने मना कर दिया कि मुझे डिफेंड नहीं करना है। इनफैक्ट मुझे याद है कि के मेनन, जो बाद में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, ही वाज वन ऑफ द काउंसिल फॉर उधम सिंह, वीके कृष्ण मेनन उधम सिंह की काउंसिल थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कृष्ण मेनन ने इनफैक्ट ये उनको बोला कि आप चाहो तो ये डिफेंड ले सकते हो कि मैंने डेलिबरेटली नहीं मारा है। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं ये प्री नहीं ले सकता हूँ, और जो किया है वो किया है। और उन्होंने सिर्फ एक स्टेटमेंट पढ़े कि मैं क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस ऑफिसर को मैंने मारा है, एंड दैट्स इट। ना कोई अपील, ना कोई एविडेंस, कुछ नहीं, नथिंग। तो कुछ क्रांतिकारी थे जिनको रेवोल्यूशनरीज कहते हैं, जिन्होंने ना सिर्फ सीधा सीधा रिवेंज लिया, अपनी किसी भी एक्ट को जस्टिफाई नहीं करा और मौत को गले लगाया। बिल्कुल। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऐसा ग्रुप जिसने ब्रिटिशर्स से, आप कह सकते हैं कि नेगोशिएट करा, जो हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स रहे थे, बहुत सी बातें टूवर्ड, स्पेशली टूवर्ड्स लास्ट डेकेड। इन दोनों के रोल को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बहुत कॉन्ट्रास्टिंग रोल्स हैं। पर कई ऐसे लीडर्स हैं जो जेल बहुत कम गए या खैर गए ही नहीं, और ब्रिटिशर से नेगोशिएशंस करी, जो एक नो डाउट एक एस्पेक्ट रहा है फ्रीडम स्ट्रगल का। और एक तरह रेवोल्यूशनरीज जिन्होंने अपने घर बार छोड़कर, सारे कंफर्ट छोड़कर खुशी से फांसी के तख्ते पर गए। तो ये दो ग्रुप अगर हम देखें तो आप कैसा कॉन्ट्रास्ट देखते हैं इन दो ग्रुप ऑफ पीपल हु गॉट अस फ्रीडम? सी, मैं ये नहीं बोल सकता कि किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा था, किसका कंट्रीब्यूशन था, लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सचिन नाथ सान्याल जो थे, जब बनास कॉन्स्पिरेसी केस के बाद उन्हें अंडमान भेज दिया गया लाइफ इम्प्रिजमेंट में, जेल में थे, तो जब वो बाहर आए तो वो गए नेहरू जी से मिलने के लिए, और नेहरू जी से मिलके बोले कि हमारे कुछ साथी अभी भी अंडमान जेल में हैं, और हम चाहते हैं कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट से बोलो कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको वहां से बाहर निकाला जाए। तो नेहरू जी ने देखा सचिन सान्याल की तरफ, वो ही वाज लाइक, उस समय 26-27 एज रही होगी उनकी, और उनसे बोलता है हम यहाँ पे जेल जाने की कोशिश कर रहे हैं और आप कह रहे हो कि जेल से बाहर आना है। तो सचिन नाथ सान्याल थोड़ा सा सरप्राइज हुए, इनको शायद कि नेहरू जी को आइडिया नहीं था कि काला पानी में, वहाँ अंडमान में क्या चीजें हो रही हैं और किस तरीके से लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। तो ही गॉट वेरी डिसअपॉइंटेड। लेकिन ही वाज वन ऑफ द फिगर जो 2 बार काला पानी गए, उन्होंने रियली। एक चीज जो मुझे लगी हमेशा कि 1947 के बाद हमने फाउंडिंग फादर्स को तो याद रखा, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिन्होंने देश को आज़ादी बनाई, जो बाद में फाउंडिंग फादर कराए, लेकिन कभी जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको याद नहीं रखा, उनको भूल गए। मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, मंगल पांडे, सचिन सान्याल, रास बिहारी बोस एक ऐसे फिगर हैं जो बहुत कम लोगों को चुनते हैं। बिल्कुल। तो शायद मुझे लगता है कि ये एक शायद एक डेलिब्रेट एफर्ट था कि एक पर्टिकुलर लोगों को ही सिर्फ याद रखा जाए, जो फाउंडिंग फादर्स हैं, और फ्रीडम फाइटर को बुला दिया जाए। लेकिन इस बुक से कोशिश मैंने ये की है कि जब आप उनके ट्रायल के बारे में पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि किस तरीके का सेक्रीफाइस उन्होंने किया, किस तरीके की पनिशमेंट झेली, और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखें, देश की आज़ादी। बिल्कुल। तो आपने 12 प्रोमिनेंट केसेस इसमें कवर करे हैं, जो कई ऐसे नाम है: महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, वीर सावरकर, बसंत बिस्वास। और बसंत बिस्वास तो बुजुर्ग को मेरे लिए बिल्कुल ही एक नया स्टोरी थी, और आई थिंक ये वो ट्रायल था जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने रूल्स को काफ़ी स्ट्रिक्ट करा था, जी। इंडियन पिनल कोड को। इन 12 केसेस में आपको सबसे ज़्यादा अपीलिंग, सबसे ज़्यादा जिससे आपको एक शायद कहने के आपको इमोशनली अफेक्ट हुआ पढ़ के, कौन सा केस लगा था? मेरे 2 फेवरेट ट्रायल हैं, ऑल्दो ऑल द ट्रायल्स आर जिसे कहते हैं हमारे लीगल लैंड में लैंडमार्क। जी। जो ये सारे लैंडमार्क ट्रायल्स थे, वो ऐसे ट्रायल थे जिन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को इंस्टिगेट किया देश की आज़ादी के लिए। लेकिन 2 ट्रायल जो मुझे हमेशा से पसंद आए, एक भगत सिंह का और दूसरा मुझे लगता है बनारस कॉन्स्पिरेसी केस। भगत सिंह के ट्रायल के बारे में लोग जनरली जानते हैं, तो मैं थोड़ी सी डिटेल आपके व्यूअर्स के लिए बताऊंगा इसमें। भगत सिंह के ऊपर 2 लाइफ टाइम में 2 ट्रायल चले। पहला ट्रायल चला था असेंबली में बम फेंकने का, और दूसरा एक मर्डर केस का। मर्डर केस मतलब जो उन्होंने लाला लाजपत राय की जो हत्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की थी, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने एक एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो था, उसका मर्डर किया था। तो सेंट्रल असेंबली बम केस में तो उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई, अटेम्प्ट टू मर्डर 307 में। उसके बाद उनको भेज दिया गया लाहौर, वहां पे ट्रायल के लिए। लाहौर के ट्रायल में जो थी, उनको शुरू से मालूम था कि यहाँ पे तो मुझे फांसी की होनी है। जो जिन एसोसिएशन के मेंबर थे, वो HSRA लोगों ने ये भी कहा कि हम चाहो तो तुम्हें जेल से निकाल भी सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा से मना किया कि नहीं,
मुझे लगता है कि जो मैं मर के अचीव कर सकता हूँ, शायद मुझे जिंदा रह के मैं अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी मौत जो है वो लोगों को मैसेज देगी कि देखो, मौत से बड़ा कोई सेक्रीफाइस नहीं होता। अगर मैं इस एज में सेक्रीफाइस दे सकता हूँ कुछ चीज़ों के लिए, तो शायद आप भी कुछ एफर्ट कर सकते हो, और ये लोगों को मोटिवेट भी किया। तो ये 2 ट्रायल थे। दूसरा जो मुझे लगता है जो कम लोग जानते हैं वो है सचिन नाथ सरन्याल। जी। सचिन नाथ सरन्याल जो थे वो बनारस के रहने वाले थे। उन्होंने रासबिहारी बोस के साथ मिलके एक प्लान किया। प्लान ये था 1915 का कि हम जो कैंटोनमेंट्स हैं जहाँ पे ब्रिटिश सोल्जर्स रहते हैं, वहाँ के इंडियन सोल्जर्स को कॉन्टैक्ट करेंगे और उनको बोलेंगे एक पर्टिकुलर डेट आपको म्यूटिनी करनी है। उनको लोगों से मिले, इनसे समझा, ऐसा नहीं कि एक दिन गए और चलिए हो गई। उन्हें काफ़ी टाइम लगा चीज़ों को तैयार करने में। तो रासबिहारी बोस ने बोला कि मैं लाहौर की कैंटोनमेंट देखूंगा। सचिन नाथ सान्याल ने बोला मैं बनारस के कैंटोनमेंट देखूंगा, और बाकी जो थे वो और सारे कैंटोनमेंट देख रहे थे। एक दिन हम जो है वो एक दिन डिक्लेयर करेंगे म्यूटिनी का। उस दिन जो है इंडियन सोल्जर्स और ब्रिटिश सोल्जर्स को एलिमिनेट करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन हम अपने हाथ में ले लेंगे। उस ट्रायल में देश का झंडा तैयार कर लिया गया। उन्होंने व्हीकल का अरेंजमेंट कर लिया कि कौन सी व्हीकल से कैसे मूवमेंट होगा, एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में रहेगा, किन 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 कंट्रीज से सपोर्ट लिया जाएगा अगर एक बार हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पे कब्जा। तो सारी प्लानिंग कर ली। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे साथ हमेशा होता आया है, एक ब्रिटिश स्पाई जो है वो उनकी पार्टी में घुस गया, जिसने ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको पास कर दी। अब इन्फॉर्मेशन पास कर दी तो उनको लगा कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन्होंने 21 फरवरी 1915 जो डेट फिक्स थी उसकी जगह 2 दिन पहले कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक दिन पहले ही सबको अरेस्ट कर लिया। सचिन नाथ सान्याल और रासबिहारी बोस जो लीड थे वो अरेस्ट नहीं हो पाए। रासबिहारी बोस तो उसके बाद जापान चले गए, लेकिन सचिन नाथ सान्याल पूरा बनारस कॉन्स्पिरेसी केस उनके ऊपर चला। उनके अपने ही लोग जो उनके साथी थे वो अप्रूवर बने, जिसकी वजह से उनको उम्र कैद की सजा मिली और वो अंडमान निकोबार, जिसको काला पानी कहते हैं, वहां पे गए लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उनको ये होप नहीं थी कि वो जिंदगी में कभी वापस आ पाएंगे। अब आप सोचिए कि उस समय 28-29 की एज, आपको मालूम है कि आप कभी वापस नहीं हो गए। वो गए वहां पे 6 साल रहे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो एक एमनेस्टी स्कीम में कुछ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया, वापस आए। तो जनरली क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि चलो 6 साल हम जेल में रह लिए, अब हम अपना कुछ नया करते हैं, हो गया बहुत देर से वहाँ कुछ। वो इतने ज्यादा मोटिवेटेड थे कि वो फिर से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में लग गए, और काकोरी केस जिसमें हम जानते हैं कि ट्रेन से पैसे लूटे गए थे गवर्नमेंट में, उसी केस में उनको दूसरी बार एक्यूज बना के फिर से 10 साल के लिए भेज दिया। तो जिस पर्सन को मतलब इस बात का एकदम ही ना हो कि मैं अपनी लाइफ जो है उन्होंने पूरी तरीके से दे दी, तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायल है वो। बिल्कुल, आई थिंक आपने जिक्र भी करा था कि वो शायद इकलौते ऐसे क्रांतिकारी थे जो हर ऐसे स्ट्रगल का पार्ट रहे। ही इज आप कह सकते हैं कि इज अ फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्योंकि आप देखेंगे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सारे कहीं ना कहीं सचिन सान्याल से मोटिवेटेड थे। सचिन सान्याल की एसोसिएशन थी HRA, जिसे बाद में भगत सिंह ने HSRA बना दिया। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो, और इवन इनफैक्ट जो सुभाष चंद्र बोस थे वो भी सचिन सान्याल से कई बार चीजें डिस्कस की थी कि कैसे आगे करें। आईने जिसे बाद में लीड किया सुभाष चंद्र बोस ने, उसे रासबिहारी बोस जी ने जो है एस्टेब्लिश किया था, और कहीं ना कहीं उसमें सचिन सान्याल का भी बहुत कंट्रीब्यूशन। और रासबिहारी बोस सुभाष चंद्र बोस जी के ब्रदर थे मेरे पास। नहीं, नॉट ब्रदर थे, लेकिन एक तरीके से फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड आप कह सकते हो। ही वॉज इन जापान। सुभाष जी हमेशा से यहाँ पे थे, वो जापान में रह के इंडिया की फ्रीडम के लिए काम कर रहे थे, लेकिन सुभाष जी टच में थे उनके। ओके, तो आप इस एस्पेक्ट को कैसे देखते हैं कि जितनी ये क्रांतिकारियों की कहानी है उतनी ही ये दुर्भाग्यवश देशद्रोहियों की भी कहानी है? बिल्कुल, मैं एग्जांपल दूंगा भगत सिंह के ट्रायल की। तो भगत सिंह के ऊपर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में एलिगेशन था कि आपने असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का मर्डर किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को 2-3 महीने तक कुछ भी खबर नहीं लगी, एक एविडेंस उनके पास नहीं आया कि इस सीनियर पुलिस ऑफिसर का मर्डर किसने किया है। जब ट्रायल शुरू हुआ तो उनके पास कुछ एविडेंस नहीं थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भगत सिंह के ही जो हम कह सकते हैं कि 2 एसोसिएट या फ्रेंड जो थे वो अप्रूवर बन गए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट यही खोज रही थी, उनके पास कोई एविडेंस नहीं था। उन्होंने उन अप्रूवर के बेसिस पे 2 इंपॉर्टेंट नाम है, एक है फुरेंद्रनाथ घोष और दूसरे हैं हर्ष चरण वोहरा जी। तो ये 2 हैं। फुलेंद्रनाथ घोष का तो इमीडिएटली जैसे ही भगत सिंह को हैंग किया गया, 1 साल बाद उनका बिहार में शुक्ला करके थे, उन्होंने उनका मर्डर कर दिया। तो हाँ, वो कह के कि हमने भगत सिंह का रिवेंज ले लिया है। और दूसरा जो वोरा थे, वोरा को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने पैसे से पहले लंदन भेजा उनकी एजुकेशन के लिए, एंड आफ्टर ही गॉट द एजुकेशन फ्रॉम लंदन, जब ये ट्रायल खत्म हो गया
और उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को मालूम था कि इंडिया में सेफ नहीं रहेंगे, तो फिर उन्होंने उनको यूएस भेज दिया और यूएस में रह के वो आज़ादी के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया के कॉरेस्पॉन्डेंट थे। ओके। वो वहाँ पे रह के, लेकिन वो जिंदगी भर इस बात का उनको शायद गिल्ट रहा और इसलिए वो कभी पब्लिकली सामने नहीं आए। उसी तरीके से दूसरी स्टोरी काकोरी केस की। जी। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कुछ खास नहीं थे, लेकिन बनवारी लाल करके एक अप्रूवर था जो उन्हीं का फ्रेंड था, वो उनके अगेंस्ट हो गया और उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट में जाके सारी स्टोरी बता दी कि ये चीज़ें ऐसे हुई थी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो उस समय थी उनको बहुत ज़्यादा लीगल जूरिस्प्रूडेंस से मतलब नहीं था, उनको था कि हमें कुछ भी एविडेंस मिल जाए और हम किसी तरीके से इनको फांसी पे लटका दें। बिल्कुल। तो जैसे ही अप्रूवर के स्टेटमेंट मिले उन्होंने उसको बनाया और ट्रायल करके कंक्लूड करके फांसी की सजा दे दी। तीसरा ऐसे सचिन नाथ सान्याल, उसमें भी एक विभूति करके था, उन्होंने भी सचिन नाथ सान्याल के अगेंस्ट दिया स्टेटमेंट। तो अगर आप देखें कि जैसा आपने सही कहा कि ये ट्रायल कहीं ना कहीं फ्रीडम फाइटर की कहानी तो है, साथ में ये देशद्रोहियों की भी कहानी कि किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट से कुछ बेनिफिट पाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने हमारे फ्रीडम फाइटर के साथ धोखा किया। बिल्कुल। और जैसे क्योंकि आप खुद एक वकील हैं, तो आप जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स रही हैं आपने बुक में मेंशन करे, आप एक लीगल एस्पेक्ट कईयों से बेहतर समझ सकते हैं। जो ब्रिटिशर्स ने जितने ट्रायल्स करे कोर्ट रूम में जो सब हुआ, क्या आपको लगता है कि वो जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से किए गए थे या सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए किए गए थे? क्या वो ट्रायल सिर्फ एक धोखा था, या आपको लगता है कि सारे प्रोसीजर सही से फॉलो किए गए थे, ब्रिटिशर्स ने एक फेयर ट्रायल दिया? नहीं, फेयर ट्रायल तो मैं नहीं बोलूँगा। मुझे लगता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का इन ट्रायल में हमेशा से ये रहता था कि किसी तरीके से रेवोल्यूशनरीज़ को एलिमिनेट किया जाए, ताकि पब्लिक के बीच में मैसेज जाए कि अगर आप आवाज़ उठाओगे तो आपको एलिमिनेट किया जाएगा। उन्होंने कभी जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी कहते हैं, कभी उनको भी फॉलो नहीं किया, जो बेसिक चीज़ है। एग्जाम्पल देना चाहूँगा शॉर्ट में, भगत सिंह का ट्रायल। भगत सिंह का ट्रायल जो थे उसमें करीबन 550 विटनेसेस थे जी। प्रोसिक्यूशन के भगत सिंह के अगेंस्ट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि भगत सिंह की पॉपुलैरिटी तो बढ़ती जा रही है और 550 विटनेस को होने में तो 3-4 साल ट्रायल निकल जाएगा, तो फिर हमारे ऊपर प्रेशर होगा। तो क्या किया उन्होंने कि उन्होंने हाई कोर्ट से जजेस उठाए, 3 जजेस, एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाया और उस स्पेशल ट्राइब्यूनल में ये प्रोविजन कर दिया ऑर्डिनेंस पास करके लॉर्ड वाइसराय ने कि एक्यूज आए चाहे ना आए, क्रॉस एग्जामिनेशन, एविडेंस, ये सारी चीजें जो है एविडेंस होती रहेगी। और दूसरी की डे टू डे हियरिंग होगी। जनरली क्या होता है कि जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास कोई मैटर रहता है और वहाँ पे किसी को फांसी दी जाती है तो हाई कोर्ट जो है उसे कंफर्म करता है। अगर हाई कोर्ट कंफर्म नहीं कर रहा तो फांसी की सजा फाइनल नहीं हो सकती। इस केस में ट्राइब्यूनल बनाया और हाई कोर्ट में जाने के अपील का वो राइट ही उनका खत्म कर दिया। ओके। तो अगर आपके पास, अगर आप मान लीजिए सपोज आपने एक ट्राइब्यूनल बनाया, ठीक है, आपने ट्राइब्यूनल बनाया, वहाँ पे डे टू डे ट्रायल हो रहा है, बिना मेरी प्रेजेंस के हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट मुझे अपील करने का राइट तो देते। आपने अपील करने का राइट भी ले लिया। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कहती है कि हमारे पास तो हमेशा हमने फेयर लीगल प्रोसीजर को हमेशा फॉलो किया है, पहला वो एग्जाम्पल कि अपील का राइट ले लिया। दूसरा एक एग्जाम्पल होता है आईएनए का ट्रायल, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रायल है। आईएनए का ट्रायल जो था वो जानबूझ के उन्होंने 3 ब्रिटिश सोल्जर्स, जो ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स थे, जो बाद में सुभाष चंद्र बोस की आईएनए की तरफ से लड़े, जी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई तो उनका लाल किले में उन्होंने ट्रायल किया। और लाल किले में ट्रायल क्यों कर रहे थे? ट्रायल तो किसी कोर्ट में कर सकते थे। लाल किले में ट्रायल करने का पर्पस था कि भारतीयों को ये बताना कि देखो ये 3 ऑफिसर थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के, इन्होंने गद्दारी की और देखो इनके साथ क्या हो रहा है और इनको तो हम छोड़ेंगे नहीं, अगर आप लोगों ने किसी ने किया तो यही अंजाम देगा। तो ये लाल किला दिखाने का मतलब ये था कि लाल किला यानी पूरा वर्ल्ड देखेगा, पूरा इंडिया देखेगा, लेकिन वो चीजें उल्टी पड़ गई। लाल किले में ट्रायल हुआ तो लोगों ने जब ये बात पता चली कि अच्छा आईएनए जैसी भी कोई चीज थी, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय ये चीजें सेंसर कर दी गई थी, तो लोगों को मालूम नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस ने एक आर्मी बना ली है। तो जब लोगों को पता चला तो दे गॉट सो मच मोटिवेटेड कि इनफैक्ट जो एक्यूज के लॉयर थे उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोलना पड़ा कि अगर आप इनको सजा दोगे तो 1857 जैसी म्यूटिनी हो जाएगी। लोग इतना ज़्यादा उनको उनका पैशन जाग गया था, उनको लगा कि यार ये तो गलत हो रहा है, ये 3 लोग हमारे देश के लिए लड़े थे और आप इनको फांसी दे रहे हो, आप उनको लाल किले में ट्रायल चला रहे हो। इवेंचुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इस पर्पस से ट्रायल चलाई थी कि हम इंडियंस को और इंडिया वालों को सबक सिखाएंगे, उनको वो ट्रायल जो है, उनकी सजा, पब्लिक प्रेशर इतना बढ़ गया कि वो सजा जो है उन्हें खत्म करनी पड़ी और उनको एक्विट करना पड़ा। और ये आई थिंक इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये बात भी आती है, दैट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि जब आईएनए के साथ साथ नेवल म्यूटिनी हुई तो उनको रियलाइज हुआ कि हमारे लिए अगर म्यूटिनी हो रही है, अगर यही हमारे खिलाफ हो जाएंगे तो हम रूल नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं
तो हम देखते 47 में ही इंडिपेंडेंस मिल गया। बिल्कुल, इनफैक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये मालूम था कि आज के टाइम में अगर देश की पॉपुलेशन कुछ 40 मिलियंस है या जितनी भी है पॉपुलेशन, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ इंडियन सोल्जर्स की वजह से वो ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे हैं राइट। आज के टाइम में। लेकिन 1945 के आईने ट्रायल इतना ज्यादा लोगों तक पहुंच गया कि उनको रियलाइज हुआ कि अब वो इंडियन सोल्जर्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। और ब्रिटिश हमेशा एक चीज से जो डरते थे वो थी म्यूटिनी, क्योंकि 1857 में बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स, उनकी फैमिलीज मारी गई। तो उनको ये लगता था कि अगर इस बार म्यूटिनी हुई तो शायद 1857 में तो हमने इंडिया को किसी तरीके से बचा लिया था, इस बार से हमारे लिए बचना मुश्किल होगा। तो जब उनको ये लगा कि इंडियन सोल्जर्स को अब ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप उनके ऑफिसर के ऊपर ट्रायल चला रहे हो, लोगों तक बातें पहुंच रही है, तो उनको रियलाइज हुआ कि अब इंडिया छोड़ने में ही उनकी भलाई है। और वही चीज हुई। जैसे आईने ट्रायल खत्म हुआ, उस ट्रायल का इतना ज्यादा इफेक्ट था कि तुरंत नेवी, जो उनके करीबन 1000 सोल्जर्स थे, उन्होंने म्यूटिनी कर दी जी। और वो म्यूटिनी के बाद उन्होंने तुरंत फिर बाकी चीजें धीरे धीरे डेवलप हुई और करते करते 2 साल बाद हमें आज़ादी में। तो जैसा आपने कहा कि ये एक तरह से जो मैंने सोचा था उसके बिल्कुल विपरीत हुआ। तो जितने ये ट्रायल्स हैं, ब्रिटिश सरकार का तो मोटिव ये था कि हिंदुस्तानियों को सजा दी जाए और वो अपना प्रभुत्व बढ़ा सके ब्रिटिश सरकार, और अपने इस जो इनका इंडिया में जो ये स्टिंट था उसको बढ़ा सके ताकि उसने दबदबा बनाए रखें। जी। क्या आपको लगता है कि जो ट्रायल्स आपने मेंशन करे हैं इससे कहीं ना कहीं एक मास सपोर्ट बढ़ा आज़ादी के लिए, और जो ब्रिटिशर्स ने सोचा था इन ट्रायल्स के थ्रू वो उसका विपरीत हुआ और लोग ज़्यादा जागरूक हुए? बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली यही हुआ था क्योंकि ट्रायल में जो एक्यूज थे, जी। उनका पर्पस ये नहीं था कि वो ट्रायल में जा रहे हैं तो उनको बाहर आना है फ्री होके। उनका ये था कि हम यहाँ पे अपनी सुप्रीम सैक्रिफाइस देंगे ताकि जो बातें हम लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं, अपनी बातें नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या शायद एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है जो लोगों तक पहुंच रही है, उन्होंने कहा कि इस ट्रायल के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाएंगे। भगत सिंह ने ट्रायल चुना वहां पे जाके, क्यों? ताकि वो मैसेज देना चाहते थे कि वो काम क्या कर रहे हैं, जी। वो किस तरीके से देश के बारे में सोचते हैं, किस तरीके से देश में आजादी आ सकती है। काकोरी केस में रामप्रसाद बिस्मिल थे। रामप्रसाद बिस्मिल कहा जाता है कि जब ये ट्रायल चल रहा था, जैसे रोज बस से उतरते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है करते हुए कोर्ट रूम तक जाते थे, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगते थे। उसके बाद तो एक तरीके से पूरा एटमॉस्फेयर से एकदम चार्ज हो जाता था। राइट। तो और उसके बाद जैसे ही रामप्रसाद बिस्मिल को सजा हुई, फिर वही सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट इनफैक्ट इतनी फियरफुल थी इनसे कि जिस दिन रामप्रसाद बिस्मिल को जिस जज ने फांसी की सजा सुनाई थी, उसी दिन उसने मुंबई की ट्रेन पकड़ी और वापस इंग्लैंड चला गया, ही नेवर केम बैक। ओके। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ट्रायल्स अपने आप में अपने टाइम में बड़ी फेमस ट्रायल थे जी। और उन्होंने क्रांतिकारियों का मैसेज लोगों तक पहुंचाया और लोगों को रियलाइज हुआ कि जब ये सुप्रीम सैक्रिफाइस कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के, तो हम भी अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन देश की आजादी से कर सकते हैं। तो मास तक जो मैसेज है वो इन ट्रायल्स की वजह से। बिल्कुल। तो इसमें आपने जो 12 केसेस है इसमें 2-3 केसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। जैसे एक जो आपने स्पेशली मेंशन करा था, जो ऑल द सेपरेटली उस पे चैप्टर में मेंशन्ड है, अरबिंदो घोष। जी। अब अरबिंदो घोष को अभी भी ज़्यादा लोग श्री अरबिंदो के नाम से जानते हैं, एक बहुत ही प्रोफाउंड स्पिरिचुअल लीडर। लेकिन उनका जो पास्ट में हम देखते हैं कि उनका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इन रेवोल्यूशनरीज के साथ भारत की आज़ादी। उसके बाद उन्हें अध्यात्म का मार्ग चुना और वो चले गए। उनका जो ये फ्रीडम को लेकर हमारा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है श्री अरबिंदो का, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं बता रहा हूँ, मैं इस पॉइंट पे आऊंगा उससे पहले थोड़ा सा मैं ट्रायल का बैकग्राउंड दूंगा अरविंदो घोष को। अरविंदो घोष जो है उन्होंने लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी की जी। और वो हमेशा एक इंडियन सिविल सर्वेंट, जो उस टाइम सबसे टॉप नॉच जॉब थी, वो चाहते थे कि उन्होंने वो क्लियर भी कर लिया क्योंकि एकेडमिकली काफी अच्छे थे। तो जैसे मैंने बताया कि अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में जो अरविंदो घोष जो ट्रायल जो हेड कर रहे थे, जो जज थे, वो उन्होंने भी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर किया था जिस ईयर अरविंदो घोष ने किया था। उनकी रैंक 11 थी, अरविंदो घोष की रैंक 7 थी। तो जब उन्होंने ऑर्डर प्रोनाउंस किया तो ये चीज लिखी उन्होंने कि अगर ये हॉर्स ट्रेनिंग एग्जाम वाली चीजें नहीं होती और अरविंदो घोष अगर सिविल सर्विस ऑफिसर बनते तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी एक एसेट होते। इसी ट्रायल के दौरान क्या हुआ कि जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि एक उनका साथी जो है वो अप्रूवर बन गया। जी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रेशर डाला कि तुम अरविंदो घोष को, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डेस्परेट थी, उनको था कि अरविंदो घोष को किसी तरीके से इम्प्लीड करके इस ट्रायल में उनको फंसाना है। उन्होंने एक अप्रूवर चुना जो सबसे कमजोर कड़ी थी, उसे बोला कि आप इसके अगेंस्ट अप्रूवर बनो, हम आपको रिलीज कर देंगे। उस अप्रूवर ने मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दे दिया कि अरविंदो घोष जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, अपने ब्रदर के साथ सारी चीजें थी,
अब होता क्या था उस टाइम में, अगर आपने मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दिया है, वो चीज तब तक एविडेंस के रूप में यूज नहीं होगी जब तक कि वो ऊपर सेशन कोर्ट में जहाँ पे ट्रायल चलेगा उसमें एक्यूज के लॉयर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर लेते, तो उस स्टेटमेंट की वैल्यू नहीं रहेगी। ओके। तो अब अरविंदो घोष के जो कलीग थे, जो अनुशीलन समिति में लोग थे, उनको ये रियलाइज हुआ कि ये तो अगर अप्रूवर का स्टेटमेंट ऑल्दो है झूठ, लेकिन ये तो फंसा देगा अरविंदो घोष को। अरविंदो घोष के दो जो साथ में जेल में थे, उन्होंने डिसाइड किया कि इस अप्रूवर को एलिमिनेट करना है। ओके। तो वो जेल के हॉस्पिटल में गए जी। और बोले कि हमें हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहते हैं। जो अरविंदो घोष के साथ ही एक्यूज थे, बाकी काफी सारे लोगों पे अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस चल रहा था। हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उस समय उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये मैसेज भिजवाया हॉस्पिटल में एडमिट होके कि हम भी अप्रूवर बनना चाहते हैं, जिस तरीके से ये अप्रूवर बने हम भी बनना चाहते हैं और अरविंदो घोष के अगेंस्ट देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम पहले जो फर्स्ट अप्रूवर था उनसे मिलें, उनसे बातें करें, डिस्कस करें। वो फर्स्ट अप्रूवर हॉस्पिटल में आता है और दोनों जो इनके एक्यूज थे, जो साथी थे, वो एलिमिनेट कर देते हैं, उनको जेल में ही कर देते हैं, मार देते हैं उस अप्रूवर को। चूंकि वो अप्रूवर मर गया, जेल में उसका मर्डर हो गया, अब उसको ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जा सकता, तो उसका जो स्टेटमेंट था जो अरविंदो घोष के अगेंस्ट उसने मजिस्ट्रेट में दिया था, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। और वो एक्विट हो जाते हैं। अलीपुर जो कॉन्स्पिरेसी केस में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जैसे ही जो पीपी जिसे बोलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो स्टेट की तरफ से लीडिंग काउंसिल होता है क्रिमिनल केस में, ट्रायल खत्म होते ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मर्डर हो जाता है, अनुशीलन समिति के लोग कर देते हैं। इनफैक्ट प्रूवर का मर्डर हुआ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मर्डर हुआ, प्लस जो उसमें लीडिंग आईओ था, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, उसका कोलकाता हाई कोर्ट में ही मर्डर किया जाता है, रोड उनकी स्टे, कोलकाता हाई कोर्ट की स्टेयर्स पे। तो दे वर सो मोटिवेटेड, सो कि देश की आज़ादी के लिए कि हमें किस लेवल तक भी जाना पड़े तो हम ये चीज़ें कर सकते। तो आकाश, और जब हम केसेस की बात कर रहे हैं, अभी जो हमने डिस्कस करे, एक जो हमेशा चर्चा में रहा हुआ है ककोरी केस, क्योंकि ये एक ऐसा केस इसके बारे में स्टिल थोड़ा बहुत हमने हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है, और कुछ लोगों को INA ट्रायल, रेड फोर्ट ट्रायल के नाम से। इसको अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में बताएं। जी, मैं काकोरी से स्टार्ट करूंगा। जी। जो काकोरी मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मैं काकोरी के साथ जब रिसर्च कर रहा था, तो मुझे जो कैरेक्टर था वो ध्यान में आया, वो था मनमथनाथ गुप्ता। मनमथनाथ गुप्ता इंडियन रेवोल्यूशनरी थे और इनके रामप्रसाद बिस्मिल और काकोरी केस में एक्यूज भी थे। उनका 1997 में जब देश की आज़ादी को करीबन 50 साल हो गए, तो दूरदर्शन पे एक इंटरव्यू आया। अच्छा। दूरदर्शन पे, क्योंकि हम 50 साल सेलिब्रेट कर रहे थे आज़ादी को, तो पुराने जो इंडियन रेवोल्यूशनरी थे या फिर फ्रीडम फाइटर थे, उनके बारे में लिखा जा रहा था, पढ़ा जा रहा था। तो मनमथनाथ गुप्ता जी से पूछा गया, काकोरी केस में आप एक्यूज थे, आप अपना कुछ बताइए। मनमथनाथ गुप्ता जी की आंखों में आंसू आ गए अचानक से बात करते करते। उन्होंने बोला कि मेरी गलती की वजह से मेरे जो सहयोगी थे रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, उनको फांसी हो गई। तो रिपोर्टर ने पूछा कि क्या गलती थी ऐसी? मुझे गोली नहीं चलानी चाहिए थी। तो उनसे पूछा कि थोड़ा सा और डिटेल में बताइए कौन सी गोली? तो उन्होंने बताया कि जब काकोरी जब ट्रेन रुकी थी, तो हमारा प्लान सिर्फ ये था कि जो गवर्नमेंट का पैसा है उसे लेना है, लूटना है, और हम किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहते थे, किसी को मारना नहीं चाहते थे। लेकिन हम सारे उस समय नर्वस थे, क्योंकि पहली बार इस तरीके का आप ब्रिटिश गवर्नमेंट की ट्रेन रोक रहे हो और उसमें से पैसा लूट रहे हो, अपने आप में ये एक बड़ा ही साहस वाला काम था, बड़ा ही। तो उसमें ट्रेन का एक पैसेंजर उतरता है, और ट्रेन का पैसेंजर इसलिए उतरता है क्योंकि उसकी वाइफ जो थी वो वुमेन कंपार्टमेंट में बैठी हुई थी ट्रेन की। तो वो पैसेंजर था कि ट्रेन रुकी है, पता नहीं किस पर्पज से, मैं जाके अपनी वाइफ से थोड़ा मिलता हूँ, देखता हूँ कि सब कुछ ठीक है। वो हमारी तरफ आने लगा। अब हमें इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तो हमने उसको चेतावनी दी कि आप रुक जाओ, वापस चले जाओ, उतर के यहाँ पे मत आओ। शायद उसे इस चीज में समझ नहीं आई, वी वर नर्वस, और हमने गोली चला दी, और उस गोली से उस पैसेंजर की डेथ हो गई। चूंकि डेथ हो गई थी, तो जब केस चला, सारी चीजें हुई, तो जो रामप्रसाद बिस्मिल है, अशफाक उल्लाह खान के ऊपर एक एलिगेशन ये था कि आपने ना केवल डकैती की, डकैती में आपने मर्डर भी किया है। तो मैं तो चूंकि छूट गया, मैं उसमें निकल गया, लेकिन मेरे फ्रेंड रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जो है, वो उनको फांसी हो गई। तो इस बात का उन्होंने हमेशा इस बात से दुख रहा कि अगर गोली ना चलाता, तो शायद वो आज जिंदा होते या फिर आज बच गए होते, मेरे साथ में रहते। काकोरी केस की सबसे बड़ी खास ये बात थी कि टोटल उसमें 10 एक्यूज थे। जी। अशफाक उल्लाह, रामप्रसाद बिस्मिल, ये तो सारे थे ही।
जब हुआ क्या कि जब वो पैसे लूट रहे थे तो वो अपने साथ होटल, जिस होटल में वो रुके हुए थे, वहाँ की बेडशीट लेके आए थे कि सामान उसमें बांध देंगे और लेके चले जाएंगे। गलती से एक बेडशीट रह गई वहाँ पे, जब वो सामान वो पैसे लूटने की कोशिश भी की। ब्रिटिश गवर्नमेंट हिल गई कि यार नॉर्थ इंडिया में हमारी ट्रेन रोक के हमारी नाक के नीचे से पैसे लूट लिए। उन्होंने तुरंत ऐसे नॉर्मल पुलिस को नहीं, उन्होंने सीआईडी को ये दे दिया। उस समय सीआईडी लाइक आज के टाइम की सीबीआई कि आप इसको इन्वेस्टिगेशन करो। सीआईडी ने खोजना शुरू किया। वो बेडशीट के अलावा उनके पास और कोई क्लू नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था कि इस केस को कैसे आगे लेके जाया जाए। बेडशीट पता किया गया किस होटल की थी, उस होटल में कौन लोग आए थे, कब रुके थे। वहां से धीरे 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 उनको पता चला कि अच्छा ये लोग थे, इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट थी। और हुआ क्या कि राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, वो जब उनको किसी को चिट्ठी लिखनी होती थी या उनको चिट्ठी रिसीव करनी होती थी, वो खुद नहीं करते थे। वो अपने एक फ्रेंड के थ्रू चिट्ठियां लेते थे कि भाई ये मेरा सहयोगी है, आप इसको चिट्ठियां लिखो, जो चिट्ठी आएंगी ये मुझे पहुंचा देगा, जो मुझे चिट्ठी देनी होगी मैं उसके थ्रू पहुंचा दूंगा। ये बात सीआईडी को पता चल गई कि राम प्रसाद बिस्मिल जो है इस तरीके से चीजें कम्युनिकेट कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि वो चिट्ठियां खोलनी शुरू कर दी। ओके। वो चिट्ठियां जब उनको पता चला कि वो आ रही हैं, चिट्ठियां खोलते, वो उसे पढ़ते और वापस चिपका के रख देते, तो उनको पता चल जाता था कि राम प्रसाद बिस्मिल और बाकी सहयोगी कर क्या रहा है। इस तरीके से धीरे 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 जब उनको ये हो गया कि अब हमें काफी सबूत मिल गए हैं, अब हम कर सकते हैं, तो उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल और बाकी लोगों को अरेस्ट किया। राम प्रसाद बिस्मिल जब जेल में थे तो ये हुआ कि एक एफर्ट करते हैं, छुड़ाने की कोशिश करते हैं, हमारे क्रांतिकारी लीडिंग क्रांतिकारी हैं। और राम प्रसाद बिस्मिल लिखते भी बहुत अच्छा था। जी। तो जब कोर्ट में जाते तो सरफरोशी की है तमन्ना करते, पूरा कोर्ट देखने लगता कि अच्छा कौन है, ये सारी चीजें होने लगती। जब कोर्ट में रूम में बैठते तो भी इस तरीके नारे लगाते। तो एक बार भगत सिंह और उनके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने बनाया कि हम इन्हें आजाद कराते हैं। उन्होंने कोशिश की कि रात में हम जाएंगे, दीवार पे हम रस्सी लगा के कूदेंगे, जेल की दीवार पे छुड़ा पाएंगे। और जिस गार्ड को वहां पे ड्यूटी पे होना था, उन्होंने उसको सेट कर लिया था कि इसको खिला पिला के सुला देंगे। अनफॉर्चुनेटली वो गार्ड उस दिन था नहीं और कोई दूसरा आ गया। हाँ। तो भगत सिंह और उनके दोस्तों की जो कोशिश थी राम प्रसाद बिस्मिल को बचाने की, अदरवाइज जनरली लोग कनेक्शन नहीं देखते, राम प्रसाद बिस्मिल सोचते हैं एक अलग कैरेक्टर है, भगत सिंह अलग है, लेकिन वो दोनों इनका करते, तो वो छुड़ा नहीं पाए। भगत सिंह जब अपने वापस आए जहाँ पे वो रुके हुए थे, वो बड़ा फूट फूट के रोए कि मैंने पूरी कोशिश की, मैं राम प्रसाद बिस्मिल को बचा नहीं पा रहा हूँ। ही वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। अगले दिन जब ट्रायल की हियरिंग चल रही थी, लखनऊ में ट्रायल चलता, तो वो गए, उन्होंने वहां पे अटेंड की। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी की नजर पड़ी कि यार ये स्मार्ट से एक सरदार बैठा हुआ है, उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि तो भगत सिंह है। उन्होंने तुरंत अपने साथी के थ्रू उनको मैसेज पहुंचाया भगत सिंह को कि तुम पागल हो क्या, यहाँ पे पूरी सीआईडी लगी हुई है खोजने को एक एक करके, और तुम यहाँ पे आए हो। तो भगत सिंह कहते कि नहीं, मैं तो देखना चाहता था, मैं आपको छुड़ा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे अटेंड करना था प्रोसीडिंग, मैं इसी वजह से आया था। ये एक एस्पेक्ट था। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताना चाहता हूँ काकोरी ट्रायल में। पंडित नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू, जो खुद अपने आप में बहुत बड़े एडवोकेट थे, वो चाहते थे कि इनका केस राम प्रसाद बिस्मिल और बाकी जो एक्यूज है जो काकोरी केस में है, इनको कोई अच्छा लॉयर डील करे। तो वो जगत नारायण मुल्ला, जो उस समय के लखनऊ के फेमस क्रिमिनल एडवोकेट थे, उनके पास गए। उन्होंने बोला कि आप इस ट्रायल को देखिए। जगत नारायण मुल्ला जी ने एक शर्त रखी, उन्होंने बोला कि मैं, एक शर्त है मेरी, मैं कर लूंगा ये ट्रायल, महीने के 20 दिन मैं इस ट्रायल को टाइम दूंगा और 10 डेज में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस दूंगा। ओके। तो मोतीलाल नेहरू जी बड़े इस चीज से नाराज हुए। उन्होंने बोला कि सही ये इतना हाई प्रोफाइल ट्रायल है, इसमें हमारे जो नौजवान हैं उनकी लाइफ दांव पे लगी, और आप कह रहे हैं कि सिर्फ 20 दिन दे पाऊंगा, आपको देना होगा तो पूरा टाइम दीजिए। जगत नारायण जी इस चीज के लिए तैयार नहीं हुए। अनफॉर्चुनेटली फिर उन्होंने, मोतीलाल नेहरू जी ने गोविंद वल्लभ पंत, उस समय वो एक यूपी के सीएम रहे, बाद में वो फेमस एडवोकेट थे, उनको उनकी कमेटी बनाई और उसमें और लॉयर्स को डाला और वो कमेटी ने डिफेंड किया। जगत नारायण मुल्ला जो है वो सीआईडी की तरफ से अपीयर हुए। उनको पहले जब अप्रोच किया गया था, उन्होंने मना कर दिया ये बोल के कि मैं 20 डेज कर पाऊंगा, और सीआईडी ने उनको लेके आ गया क्योंकि वो अपने उस टाइम के फेमस थे, और पूरा ट्रायल उन्होंने उन एक्यूज, उन रेवोल्यूशनरी के अगेंस्ट लड़ा और उनको फांसी दिलाई। तो ये एक इंटरेस्टिंग था। फिर बाद में उन्होंने अपील भी फाइल की, लेकिन अपील भी कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का सिस्टम था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जजेस थे, उनका एक ही एजेंडा था कि अगर कोई हमारे अगेंस्ट छोटी सी भी अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जो लोगों को इंस्टिगेट कर सकती है, तो उस फांसी से कम तो कोई सजा हो। एक ही है। दूसरा आईएनए का ट्रायल है। आईएनए का ट्रायल हुआ क्या था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी उस समय। सिंगापुर जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में था।
जापान ने जब अटैक किया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सिंगापुर को सरेंडर करना पड़ा उस समय। जब सरेंडर किया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास दो तरीके से सोल्जर्स थे, एक थे इंडियन सोल्जर, एक थे ब्रिटिश सोल्जर्स। सरेंडर सिंगापुर हो रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि जापान के सामने एक कंडीशन रखी कि आप एक काम करो, इंडियन सोल्जर्स को आप रख लो, ब्रिटिश सोल्जर्स को छोड़ दो। अब ये एक तरीके से बड़ा इंसल्टिंग वाली बात थी कि आप कहते तो हो कि हमारी एम्पायर के सारे सब्जेक्ट्स हैं और आपने हमें ऐसे दे दिया, जापानीज को वापस सरेंडर कर दिया। तो ये इंडियन सोल्जर्स के मन में ये चीज आई कि यार हमें तो एकदम डिसोन कर दिया। जैपनीज ने बोला कि हम आपको यूज करेंगे। जो इंडियन सोल्जर ने कहा कि कोई बात नहीं, आप हमारे पास आओ, हमने आईने करके एक बनाई हुई है आर्मी, उसको मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह हेड करते हैं, वो आप लोगों को ट्रेन करेंगे, अब आप लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ोगे। तो वो सोल्जर जो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ थे, उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ेंगे, देश की आज़ादी के लिए लड़ेंगे। इसलिए क्योंकि आपने हमें डिसोन कर दिया, जब आपको हमें रखना चाहिए था साथ में, आपने हमें जापानीज को दे दिया। दूसरी, सिंगापुर जब आपका स्ट्रॉन्ग इतना नेवल बेस था, आप वो हार सकते हो, तो कुछ दिन बाद हो सकता है आप इंडिया भी हार जाओ। तो उनके एक मोटिवेशन मिला, उन्होंने कहा कि चलो अब तो हम सुभाष चंद्र बोस के अंडर में आईने में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ेंगे। उन्हीं सोल्जर्स में 3 जो थे वो ऑफिसर थे, ब्रिटिश इंडियन ऑफिसर। उन ब्रिटिश ऑफिसर्स, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें कैप्चर कर लिया, इन 3 ऑफिसर को। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को कैप्चर किया था, लेकिन 3 लोगों को डेलिबरेटली निकाला, एक हिंदू, एक सिख और एक मुस्लिम, और इन तीनों पर ट्रायल चलाया लाल किले में। लाल किले में इसलिए चलाया, अगर आपको याद होगा कि बहादुर शाह जफर जब 1857 में जब हुआ था, तो उनका भी ट्रायल रेड फोर्ट में चलाना होगा, और रेड फोर्ट में उनको चलाने का ये था कि रेड फोर्ट जो मुगल अंपायर की सीट ऑफ पावर थी, उसी में उनको चला के ये पूरे देश को संदेश देना चाहते थे कि देखो तुमने म्यूटिनी की, तुम्हारे मुगल जो अंपायर के जो किंग है, जिसने हेड किया, उसको हम यहीं पे ट्रायल चला रहे हैं। उसी पर्पज से उन्होंने इन ऑफिसर्स का भी ट्रायल चलाया। जब ये बात लोगों में गई तो लोग जो है बड़े नाराज हुए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की आप 3 इंडियन सोल्जर्स हैं, आप वो इस तरीके से कर रहे हो। कांग्रेस को लगा कि यार ये तो सपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के बीच में वो काफी पॉपुलर हो गए हैं। कांग्रेस ने एक गलती की थी, गलती ये की थी, जब भगत सिंह का ट्रायल चला था तो उन्होंने कोई लीगल सपोर्ट नहीं दिया था, क्योंकि गांधी जी की उस समय पॉलिसी थी कि हम कोई भी वायलेंट एक्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे चीजें थोड़ी सी उल्टी थी। उस समय भगत सिंह की जो पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, उसके बाद भी उन्होंने दिया नहीं। यहाँ पे उनको लगा कि अगर हम लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आने वाले इलेक्शन, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई है, अब इलेक्शन होने वाले हैं, तो शायद लोगों में हमारे लिए गुस्सा हो। तो नेहरू जी ने डिसाइड किया कि भाई इसको तो मैं खुद डिफेंड करूंगा। ऑल्दो नेहरू जी प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे 3 साल से, 30 ईयर से उन्होंने छोड़ रखी थी। उन्होंने डिसाइड किया कि ये ट्रायल जो है मैं खुद इन तीनों एक्यूज को डिफेंड करूंगा। कांग्रेस ने डिफेंस कमेटी बनाई, उसमें बड़े बड़े लॉयर आए, बुल्ला भाई देसाई थे, सपूत थे, जवाहरलाल नेहरू खुद थे। तो जवाहरलाल नेहरू सिर्फ मुझे लगता है 3 या 4 डेटों पे गए खाली करने के लिए, बाकी जो है वो ज्यादातर जो है बुल्ला भाई देसाई ने किया। बुल्ला भाई देसाई की हालत इतनी खराब थी, लेकिन देश के लिए करने का एक जज्बा था कि उन्होंने कहा, उनके चल नहीं सकते थे, लेकिन उनको लोग कंधे पे उठा के 2nd फ्लोर पे ले जाते थे ताकि वो ट्रायल को अच्छे से कंडक्ट कर सके। बड़े बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल आर्गुमेंट्स दिए उन्होंने, ये सारी चीजें करके फाइनली जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि अगर हमने आईने ट्रायल के लोगों को पनिश किया, अगर एक दिन के लिए भी जेल भेजा, तो उस समय चीजें बड़ी एक्सप्लोसिव हो गई थी। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नरेट कि क्या सिचुएशन है, लेकिन ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड किया कि हम इन लोगों को सजा तो देंगे, हम इनको, क्योंकि इन्होंने किया, सजा तो देंगे, लेकिन ये सजा कंफर्म करने के लिए हम वॉइसराय के पास भेज देंगे और वॉइसराय से बोलेंगे कि इनको जो है वो एक्विट कर दिया जाए। तो एज ए, अब चाकी अपनी इज्जत भी बचानी है, तो उन्होंने जो ट्राइब्यूनल था, वो ट्राइब्यूनल ने लोगों को सजा दी, तीनों को, कि आपने म्यूटिनी की, आपने ट्रीजन किया है, ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में सबसे बड़ा क्राइम है, तो सजा दी। लेकिन वॉइसराय के पास सोचा, वॉइसराय ने उनको तुरंत रिलीज कर दिया कि भाई इनको रिलीज करो, जितना मूवमेंट इनको होल्ड करके रखेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए साम्राज्य के लिए वो खतरा बने। तो है। तो फिर उसके बाद फिर हिस्ट्री है, बाकी सारी चीजें। नेहरू जी ने खुद एक्सेप्ट किया ये बात कि हम 30 साल में जो मैसेज लोगों तक नहीं पहुंचा पाए अंदर तक, वो एक आईने ट्रायल ने ये काम कर दिया कि गांव गांव तक ये इतना हो गया कि लोग आईने डे सेलिब्रेट करने लगे, लोग अपने बच्चों के नाम इन आईने सोल्जर्स के नाम पे रखने लगे, इतना वो उन चीजों में घुस गई थी वो चीजें। बट फाइनली वो ट्रायल जब हुआ, वो सारे रिलीज हुए, उसका एक डोमिनो इफेक्ट ये हुआ कि म्यूटिनी हुई, ऑलमोस्ट 100 सोल्जर्स थे, उन्होंने वहाँ नेवी के, उन्होंने म्यूटिनी की, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि अब वो इंडिया में ज्यादा दिन तक रह नहीं सकते, क्योंकि जिन सोल्जर्स के बेसिस पे उन्होंने इंडिया में अपना बना रखा है प्रभुत्व, वो अब सोल्जर्स भी अब रिलायबल रहे नहीं। तो एक ये आईने ट्रायल की मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे देश की आज़ादी में। बिल्कुल। एक जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता है, जो सबको पता होना चाहिए, मदनलाल ढींगरा के बारे में जी। क्योंकि
पिछले कुछ वर्षों में मुझे लगता है कि हिस्ट्री की किताबें उनका जिक्र आ रहा है जी। और जैसा कि आपकी बुक से मुझे पता चला कि वाज प्रोबब्ली द फर्स्ट रेवोल्यूशनरी हु वाज हैंग्ड जी। एट द एज ऑफ 23 जी। और उनके साथ और भी एक बहुत घटना ये हुई दुर्भाग्यवश कि उनकी अपनी फैमिली ने उन्हें डिसोन कर डिसोन कर दिया। तो उनका जो ये ट्रायल चला उनकी जो आइडिया था उसके बारे में कुछ मदन लाल ढींगरा जो थे वो इंडिया हाउस में रहा करते थे जी और उनके फादर जो थे उस समय पार्टीशन से पहले का जो पंजाब था उसके बड़े फेमस सिविल सर्जन थे, मतलब ब्रिटिश लॉयलिस्ट थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पसंद करने वाले थे। तो मिस्टर ढींगरा, मदन लाल ढींगरा के फादर के 3 बेटे थे। जी तो वो तीनों बेटे बहुत अच्छे कर रहे थे एक्सक्लूडिंग मदन लाल ढींगरा को लेके 4 बेटे थे, 3 नहीं थे। तो उन्होंने जो कर्जन वाइली, जी ये इंडिया में इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक काम किया था और ब्रिटिश गवर्नमेंट के काफ़ी सीनियर ऑफिसर थे। ये वापस इंग्लैंड जाते हैं। तो चूँकि मदन लाल ढींगरा के फादर का काफ़ी ब्रिटिश गवर्नमेंट में इन्वॉल्वमेंट था, लॉयलिस्ट थे, तो उन्होंने इनको कर्जन वाइली को एक लेटर लिखा कि मेरा बेटा मदन लाल ढींगरा इंडिया हाउस में पढ़ रहा है, तो आप प्लीज़ थोड़ा-सा उनको देखो, वो मुझे लग रहा है कि उसकी कंपनी ठीक नहीं है। आप उसको देखो और उसे हो सके तो ठीक से गाइड करो। क्योंकि एक इंडियन था कि हाँ, सीनियर ऑफिसर ब्रिटिश गवर्नमेंट का अगर शायद कुछ उनको बोलेगा तो करेगा। तो कर्जन वाइली लेटर लिखते हैं मदन लाल ढींगरा को कि आप मेरे पास आओ मिलने के लिए, आपके फादर ने मुझे लेटर लिखा है और करके चीज़ें डिस्कस करते हैं। मदन लाल ढींगरा को हमेशा से ब्रिटिश ऑफिसर पसंद नहीं थे, ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया का रूल करना। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे आजकल आप देखेंगे 26 जनवरी के बाद राष्ट्रपति भवन में पार्टी होती है एट होम करके, जी नाम होता है एट होम। तो एट होम करके पार्टी हुई इंग्लैंड में, लंदन में, और वहाँ पे ये हुआ कि जितने भी इंडियंस वहाँ पढ़ रहे हैं उनको बुलाया जाए, उनसे मिला जाए, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमेशा से पर्पस था कि लंदन जो स्टूडेंट्स आते हैं वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में ना हो, उनको इस तरीके से आप ट्रेन करो, इस तरीके से करो कि वो इंडिया वापस जाके ब्रिटिश लॉयलिस्ट हैं। तो एट होम करके इवेंट होता है, वहाँ पे मदन लाल ढींगरा को पता चलता है कि कर्जन वाइली जो है वो आ रहे हैं, यहाँ पे आएंगे। और मदन लाल ढींगरा को हमेशा से लगता था कि कर्जन वाइली जो है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट के एजेंट है और वो इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में रह के इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट तक, क्योंकि वो वही टाइम था जब मदन लाल ढींगरा के साथ सावरकर भी रहते थे इंडिया हाउस में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की नज़रों में पहले पे ही सावरकर चढ़े हुए थे, तो उनके जो कलीग, उनके फ्रेंड्स थे, उन पे भी नजर रखी जाती थी। तो मदन लाल ढींगरा को हमेशा से लगता था कि कज़न वाइली जो है कहीं न कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इनको एलिमिनेट करना ज़रूरी है। एट होम करके पार्टी थी। पार्टी मुझे लग रहा है शायद ये 11-12 बजे तक चल रही थी। मदन लाल ढींगरा जाते हैं, कज़न वाइली से मिलते हैं पहली बार। उनको इंट्रोड्यूस करते हैं कि आपने मुझे लेटर लिखा था मेरे फादर के, तो कज़न वाइली को याद आता है, अच्छा हाँ लिखा था। फिर बातें करते-करते कर्ज़न मदन लाल ढींगरा खुद जिस पर्पज़ से आए थे वो पर्पज़ पूरा करते हैं और उनको असैसिनेट करते हैं। तुरंत ये मुझे लगता है कि शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई पॉलिटिकल मर्डर हुआ था ब्रिटिश लैंड पे, क्योंकि अभी तक इंडिया में तो चीजें चल रही थी इस तरीके की, लेकिन पहली बार किसी ब्रिटिश ऑफिसर को ब्रिटिश लैंड पे किसी इंडियन रेवोल्यूशनरी ने किया था। तो जो पूरा सिस्टम था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिल गया। उनको लगा कि ये कैसे हो गया, क्योंकि हम जो मेन लैंड है जिसको कहते हैं कि होम ब्रिटेन गवर्नमेंट का, वो तो सबसे सेफ है, यहाँ पे तो हम फ्री होके घूम सकते हैं। लेकिन अब कोई इंडियन रेवोल्यूशनरी अगर यहाँ पे आके ब्रिटिश ऑफिसर का मर्डर करने लगे तो ये तो फिर एग्जाम्पल सेट कर देगा और लोग आके ये यही सारी चीजें करने लगेंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि इनका ट्रायल तो चलाना पड़ेगा और इन्हें एलिमिनेट करना पड़ेगा। मल्लारनाथ ढींगरा का ओल्ड बेली कोर्ट जो है, सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट, वहां पे ट्रायल चला। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस ट्रायल को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहती थी। इनफैक्ट मदन लाल ढींगरा का जो भी स्टेटमेंट उस ट्रायल में हुआ या फिर जो भी प्रोसीडिंग थी, वो प्रोसीडिंग सीक्रेट रखी गई। उन्हें ना तो मीडिया में पब्लिश किया गया और ना ही पब्लिक रिकॉर्ड का पार्ट बनाया गया, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को मालूम था कि अगर मदन लाल ढींगरा जो है हीरो बने, क्योंकि मदन लाल ढींगरा इस ट्रायल के थ्रू अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। वो जानते थे कि अगर ब्रिटिश सॉइल पे इस तरीके का चीजें होती हैं तो उसका मैसेज इंडिया तक जाएगा, लोगों को समझ में आएगा कि ये चीजें क्यों हो रही हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सारी चीजों से डरती थी। उन्होंने सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो क्लासिफाई कर दिए, इसलिए हमें बहुत टाइम तक हमें इनके ट्रायल के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी। और मदन लाल ढींगरा को इवेंचुअली उन्होंने फांसी पे लटका दिया। मदन लाल ढींगरा ने अपने सपोर्ट में कोई एविडेंस कुछ नहीं कि ना तो क्रॉस एग्जामिनेशन किया, ना तो गवर्नमेंट की तरफ से जो विटनेस आए उनसे कोई क्वेश्चन किया, और अपनी तरफ से भी नहीं किया। मदन लाल ढींगरा का था कि मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ ताकि ये लोगों तक पहुंचे। वो स्टेटमेंट भी पेपर में पब्लिश नहीं होने दिया गया। तो इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये ट्रायल कंडक्ट किया। जिस दिन
मदन लाल ढींगरा को फांसी दी गई, उसी दिन एक काउंसिल मतलब ब्रिटिश एडवोकेट या काउंसिल आप कह लीजिए, वो कोर्ट में खड़े होते हैं और वो ये कहते हैं कि योर ऑनर, मैं आपने इस केस में मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी, मैं इनकी फैमिली का एडवोकेट हूँ, मुझे फैमिली जो है उसने मुझे यहाँ पे भेजा है और मैं ये कहना चाहता हूँ फैमिली की तरफ से कि हमसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा कि आपने मदन लाल ढींगरा को फांसी दी। हम हमेशा से ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक लॉयल सिटीजन रहे हैं, लॉयल एक तरीके से सर्वेंट रहे हैं और मदन लाल ढींगरा जो हमारी फैमिली का ही है, जो उसने किया है, ये हमारी फैमिली पे एक धब्बा लगाता है। हमें नहीं मालूम कि हम कैसे इस धब्बे को मिटाएंगे और हम इस गवर्नमेंट डिसीजन को या कोर्ट के ऑर्डर को सपोर्ट करते हैं। ये मैं कहना चाहता था और ये सबमिशन वो कोर्ट के सामने करते हैं। ट्रायल खत्म होने के बाद आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 40-50 साल तक ये चीजें सीक्रेट रही, कभी पब्लिश नहीं हुई। आज़ादी के बाद धीरे धीरे लोगों के एफर्ट से फिर मदन लाल ढींगरा के जो, क्योंकि उन्हें जेल में ही दफना दिया गया, जेल में फांसी दी गई, उनकी अस्थियां जो बचे हुए थे जेल में दफनाने के बाद, जो भी बचा हुआ था उसे वापस लाया गया और हिंदू रीति रिवाज के साथ उनको अंदर संस्कार किया गया। लेकिन आप ये देखिए कि फादर थे सर्जन, ब्रिटिश सर्वेंट, पैसे की कोई कमी नहीं थी, ब्रिटिश लैंड में पढ़ रहे थे, चाहते तो वो भी अपना करियर बना सकते थे। लेकिन एक ये था कि जो आप इंडिया में कर रहे हो, जिस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हो, जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, आप सिर्फ अपना इंटरेस्ट, अपनी जेबें भर रहे हो। मुझे इस चीज़ को ब्रिटिश लोगों तक ये पहुंचानी है, क्योंकि ब्रिटिश लोगों को नहीं मालूम, उनको लगता है कि इंडिया में जो कुछ हो रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन लोगों के लिए कर रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप वहाँ पे देश को नुकसान पहुंचा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपने देश को रिच बना रहे हो। तो इस ट्रायल के थ्रू वो चीज़ों को ब्रिटिश लोगों तक भी पहुंचाना चाहते थे, ना कि केवल इंडियन लोगों के लिए। तो वही जैसा हमने शुरुआत में बात करी थी कि कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों के साथ साथ ये देशद्रोहियों की भी गाथा रही है कि क्रांतिकारी की अगर फैमिली ही उसको सोन कर रही है और वो ये कह रहे हैं कि हम ब्रिटिश सरकार के हम लॉयल सर्वेंट हैं और हमें शर्म है कि हमारे फैमिली के बच्चे ने ऐसा किया, तो कहीं ना कहीं वही बात बिल्कुल सामने आती है। तो इसके साथ साथ आकाश, हम एक चीज़ देखते हैं कि एक ये भी नैरेटिव चलता था कि बहुत से लोगों, बहुत से उसमें जो इंटेलेक्चुअल्स भी थे, वो कुछ उनमें ऐसा विश्वास करते थे कि ब्रिटिश रूल ही भारत के लिए अच्छा है। जी जी। और इनफैक्ट कांग्रेस का भी बहुत टाइम तक कंप्लीट फ्रीडम गोल नहीं था उनका, पहले डोमिनियन स्टेटस पे भी वो शायद सेटिस्फाई हो जाते, ठीक है इतना ही बहुत है। तो आपको लगता है कि इन ट्रायल से उस नैरेटिव को भी बदलने में भूमिका निभाई? बिल्कुल, अगर इसमें सचिन सान्याल, जैसे मैंने उनका नाम लिया था, जिन्होंने एचआरए एस्टेब्लिश किया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, अगर आप उसका मैनिफेस्टो पढ़ोगे, मैंने अपेंडिक्स में उसका मैनिफेस्टो लगाया है, ये कांग्रेस ने जब पूर्ण स्वराज की मांग की उससे काफी पहले का मैनिफेस्टो है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 10 साल पहले का। और उस मैनिफेस्टो में उन्होंने बोला था कि हमें पूरी फ्रीडम चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। इनफैक्ट वो इतना मैनिफेस्टो इतना ज़्यादा एडवांस था कि उन्होंने बोला कि 18 साल के ऊपर को, अगर हमें आज़ादी मिलती है, 18 साल से ऊपर के लोगों को हमें वोटिंग का राइट मिलेगा। और उस समय जब ब्रिटेन में भी महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं था, उस मैनिफेस्टो में ये बात कही गई कि अगर देश को आज़ादी मिलती है, पूर्ण स्वराज मिलता है, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, तो हम महिलाओं को भी वोट करने का अधिकार राइट। तो ये चीज़ें अपने आप में दिखाती हैं कि क्रांतिकारी जो थे सिर्फ एक कंजर्वेटिव या फिर पागल लोग नहीं थे कि गए और किसी का मर्डर कर दिया और उसके बाद कि हाँ आज़ादी चाहिए आज़ादी। बड़े सोचे समझे लोग थे, उनका एक पर्पस था। हाँ, उनका तरीका अलग था। आप कहते थे कि हम वायलेंस नहीं करेंगे, वो उनका वायलेंस था, लेकिन वो वायलेंस जो था वो ब्रेनलेस वायलेंस नहीं था, वो एक सोची समझी चीजें थी, क्योंकि वो लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते थे। लेकिन सचिन सान्याल जैसे फॉर एग्जांपल, उनको जेल में डाला गया, क्रांतिकारी कहा जाता है, लेकिन जब उनका मैनिफेस्टो हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये कितने समझदार, कितने इंटेलेक्चुअल लोग थे कि उन्होंने जो चीजें पूरी कांग्रेस लीडरशिप नहीं समझ पाई या फिर वो उन्होंने बाद में किया, उस चीज को उन्होंने 10 साल पहले कर लिया। और मैनिफेस्टो को इवन जब भगत सिंह ने एचआरए, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन थी, जब उसे एचएसआरए बनाया, एक एस वर्ड ऐड किया, और उन्होंने कभी मैनिफेस्टो को चेंज नहीं किया और उसी मैनिफेस्टो को अडॉप्ट किया। तो आई थिंक अगर हम ये मैनिफेस्टो पढ़ेंगे, जो शायद मैंने इसीलिए लगाया अपेंडिक्स में, लोग पढ़े, तो हमें रियलाइज होगा कि दिस रेवोल्यूशनरी वाज नॉट अ ब्रेनलेस मर्डर। ऑफ कोर्स दे वर वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, और उनके पास एक विजन था कि अगर हम देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तो देश की आज़ादी के बाद देश किस तरीके का होगा, किसके, बिल्कुल उसका स्वरूप क्या होगा। बिल्कुल। चलिए बुक पे वापस आते हैं। तो आई एम श्योर बहुत सी आपको रिसर्च इसमें करनी पड़े, जैसा आपने करी, काफ़ी कुछ तो ऑनलाइन मिल रहा है। ओवरऑल आपको कितना टाइम लगा इस बुक को लिखने से लेकर इस बुक को मार्केट में आने तक? मैंने 2022 में, तो मुझे ये आइडिया, जैसे मैंने कहा था कि अशोक मेहता जी ने जब आइडिया शेयर किया, 2 साल तो ये सिर्फ आइडिया दिमाग में था। अब आप सोचते हो कि करना है, चूंकि प्रैक्टिस भी थी साथ में, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था।
लेकिन एक आइडिया हमेशा से रह गया दिमाग में कि हाँ ये करना है। करते करते मेरा पहला ये था कि चलो देखते हैं कि किन किन ट्रायल्स को कवर किया जा सकता है, कौन कौन से ट्रायल के रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। और वो कहते हैं कि होई वही जो राम रचि राखा, जैसे जैसे आप चीज़ें सोचो करने की, अगर आप दिल से करना चाहो तो चीज़ें अपने आप जुड़ती जाती होती जाती है। तो एक ट्रायल का रिकॉर्ड मिला, दूसरे ट्रायल का रिकॉर्ड मिला, तीसरे ट्रायल का रिकॉर्ड मिला। अगर देखा जाए सीरियसली, मैंने जनवरी 2024 से लिखना शुरू किया, ओके। जनवरी 2024 से। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये ट्रायल जो थे, ये ट्रायल ऐसे नहीं थे कि 10 पेज 20 पेज के रिकॉर्ड रहे हो। काफ़ी सारे ट्रायल 450, 500, 600 पेजेस के रिकॉर्ड्स रहे थे। और ट्रायल्स जनरली ब्रिटिश टाइम में जो ट्रायल होते थे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते थे, टेक्निकल ज़्यादा होते थे, एविडेंस डिटेल में डिस्कस किया जाता था, ये एग्जिबिट वो एग्जिबिट, ये क्रॉस एग्जामिनेशन वो क्रॉस एग्जामिनेशन, ये एविडेंस, ये सारी चीज़ें। तो 450 पेज तो एक बुक में कवर भी नहीं कर सकते, वो अपने आप में एक बुक हो जाएगी। तो मेरा पर्पज़ ये था कि नॉन लॉ स्टूडेंट्स जिनका लीगल बैकग्राउंड नहीं है, वो भी इन चीज़ों को समझ। तो कोशिश की मैंने, जब मैंने जनवरी 2024 में लिखना शुरू किया, 2 साल से सोचते-सोचते, तो ये था कि हर चैप्टर जो है मुझे 20 पेजेस से ज़्यादा नहीं रखने, ताकि मोनोटोनस ना हो और इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना है, एक स्टोरी के शेप में देना है। तो मैंने कोशिश यही की है कि हर ट्रायल को जितना सिंपल बना के, जितना स्टोरी के शेप में दे सकें। तो जनवरी 2024 से मैंने स्टार्ट किया लिखना, और करते-करते मुझे लगता है कि आई हैव फाइनलाइज्ड इन सितंबर अक्टूबर इन 2025। ओके। तो ये तो मेरा एक पहली मैन्युस्क्रिप्ट तैयार हो गई करीबन जनवरी 2024 से, ऑलमोस्ट यानी 18-19 मंथ्स। उसके बाद फिर जो मेरे पब्लिशर है रूपा से, उनसे फिर कम्युनिकेशन होती रही, फिर उनकी तरफ से कोई सजेशन आता, फिर मैं कुछ चेंजेस करता, फिर वो कुछ बताते, फिर चीज़ें करते-करते 6 महीना उसमें लग गया। तो मुझे लगता है कि फाइनल शेप जो हमारा हुआ है, वो हुआ है फरवरी एंड 2026 में आके बुक जो है वो मार्केट में आ गई। तो ये ऑलमोस्ट 2 साल का एफर्ट रहा है इसमें 12 ट्रायल कवर करने में। जी। बिल्कुल, तो मैं चाहूँगा एक एविड रीडर होने के नाते कि ऐसी बुक्स और लिखी जाएँ, ऐसे पहलू जो लोगों को पता ही नहीं है, और इस तरह की और किताबें आएँ, लोगों को पता चले कि क्या हमारी आज़ादी, हमारा इतिहास के ऐसे पहलू हैं, जो हमको नहीं पता होते, क्योंकि ऐसे बहुत से बातें थी जो मेरे लिए भी नई थी, हालाँकि मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है इतिहास पे। तो जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं कहूँगा ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, एक ऐसा पहलू जो बहुत ही कम लोगों को शायद पता होगा। अपने आप में मेरे ख्याल से पहला ऐसा एफर्ट है जिसने कोर्ट रूम की जो बैटल रही थी हमारी आज़ादी के संघर्ष की, उसको एक्सप्लेन करा है। आकाश, आपने किताबी बातों के लिए टाइम दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।